Students, in this video we'll discuss chapter number 2, the growth of nationalism. Students, learning targets of this chapter are क्या क्या लर्न करेंगे आप लोग इस चैप्टर में. नेशनलिज्म का मीनिंग, राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है, वो देखेंगे हम लोग. फिर हम देखेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन. ठीक है, अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ ब्रिटेन से. ठीक है, फिर कैसे यूएसए बना. फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसे मोनार्की से रिपब्लिक कंट्री बना फ्रांस, ये देखेंगे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में. और फिर हम देखेंगे ये अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव क्या पड़ा, मतलब क्या इम्पैक्ट, प्रभाव क्या था पूरी दुनिया पे इनका, और कैसे वर्ल्ड वाइड ग्रोथ हुई नेशनलिज्म की. स्टूडेंट, 3 इवेंट्स थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियड की स्टार्ट किया. वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड को स्टार्ट करने वाले 3 मेजर इवेंट थे. रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण. रीबर्थ, रीबॉर्न. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अ पीरियड वेयर हैंडमेड गुड्स रिप्लेस्ड बाय मशीन मेड गुड. एक ऐसा टाइम आया जहाँ हाथ से बने गुड्स की जगह क्या बनने लग गया बेटा, मशीन मेड गुड. तो वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. धीरे धीरे जो हाथ से बने गुड्स थे उनको लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, लोगों ने बनाना बंद कर दिया, और सब किस पे बेस कर गए, मशीन्स पे. फिर इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद. इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, इसका मतलब होता है बेटा हर कंट्री को एक टाइम के बाद ऐसे लगने लगा कि मेरे पास जो एरिया है वो बहुत कम है, मेरे पास जो मशीनरी है उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं दुनिया भर में जाके कहीं पर भी अपनी कॉलोनीज बना सकता हूँ, अपनी एरिया को एक्सपांड कर सकता हूँ. तो दिस इज व्हाट इंपेरियलिज्म. ये 3 वो चीज़ें थी जिन्होंने मॉडर्न पीरियड को बिगिन किया वर्ल्ड हिस्ट्री में. अच्छा, ये जो चीज़ें थी, भले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, इम्पेरियलिज्म हो, क्या ये बिना अपहीवल के हो सकता है, बिना टर्मोइल के हो सकता है. अपहीवल मतलब उथल पुथल मच जाना. आप एक कंट्री हो, आपको इस कंट्री को कॉलोनी बनाना है, तो क्या यहाँ के लोग कुछ भी रेसिस्ट नहीं करेंगे, करेंगे ना, तो उथल पुथल मच जाएगी, टर्मोइल, अस्थिरता की सिचुएशन आ जाएगी. अनप्रेसिडेंटेड नेचर मतलब अभूतपूर्व, इसके पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा सब कुछ यहाँ पर हुआ. कब? जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. ये जो नए आइडियाज थे, द न्यू आइडिया ऑफ कंट्री एज अ यूनिट एंड एंटिटी टुक प्लेस. अब कंट्री एक यूनिट है, एक एंटिटी है, इस तरीके से जानी जाने लगी. इस सेंचुरी को हम नेशनलिज्म का सेंचुरी बोल सकते हैं. देशभक्ति की भावना, राष्ट्र भावना सबके दिमाग में आ गई थी. ब्लाइंड नेशनलिज्म बिगेन टू डोमिनेट यूरोप, और यूरोप में तो ब्लाइंड नेशनलिज्म चल रहा था, जिसको हम फासिज्म, नाजिज्म से भी कंपेयर कर सकते हैं. ठीक हुई बात. 19th सेंचुरी में बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. यूरोप के डिफरेंट पार्ट में बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, जिसने जो ओल्ड पॉलिटिकल, ओल्ड सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर था उसको चेंज करके रख दिया. अब नेशनलिज्म क्या होता है बच्चा, देशभक्ति, राष्ट्रवाद क्या है? एक कॉन्शियसनेस है लोगों में, इनहेबिटिंग अ मोर और लेस डिफाइंड टेरिटरी. एक डिफाइंड टेरिटरी में रहने वाले लोगों की कॉन्शियसनेस है दैट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर रेस, कि ये लोग, इस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग दूसरे लोगों से थोड़े से अलग हैं. रेस को देखो तो, कल्चर को देखो तो, ट्रेडिशन को देखो तो, लैंग्वेज को देखो, या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को देखो तो. और इसी फीलिंग को कहा गया नेशनलिज्म. बिलोंगिंग एंड टुगेदरनेस. जो एम था नेशनलिज्म का कुछ कंट्रीज में था कि उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाए. जैसे हमारे इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट का सिर्फ एक ही एम था, टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और दूसरों को था टू यूनिफाई डिवाइडेड नेशन. देखो, हमारे इंडिया में नेशनलिज्म का मेन मोटो था टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर. और अगर हम इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो इन लोगों को डिवाइडेड नेशंस को क्या करना था, यूनिफाई करना था. ठीक है बात. जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से ही बना, पैदा हुआ. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किससे? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ही बना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. पहले कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं हुआ करता था. जब अमेरिकन्स ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया, ब्रिटेन से आज़ादी ली, फिर इन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाया, है ना, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर कन्फेडरेशन. तो उसमें बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसका एग्जाम्पल है बेटा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। किसका? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये कब बना? जब ब्रिटेन से आज़ादी ले ली अमेरिका। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने चेंज अ कंट्री ऑफ सेवरल कॉलोनीज अंडर ब्रिटिश मोनार्की इनटू अ रिपब्लिक। बहुत सारी वो कॉलोनीज जो किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिश मोनार्की के कंट्रोल में थी, उनको रिपब्लिक बना दिया और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी ही देन है? अमेरिकन रेवोल्यूशन की। ठीक है बात। टुडे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ मोस्ट पावरफुल। आज की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, रिचेस्ट है, एडवांस्ड कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे रिच, सबसे एडवांस माने जाने वाली कंट्री है। कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर पहले ऐसा नहीं था, ये तो खुद कॉलोनी था किसकी? इंग्लैंड की। जो रेवोल्यूशन था उसने फोर्सिवली ओवरथ्रू किया गवर्नमेंट को और सोशल ऑर्डर को। रेवोल्यूशन क्या करता है? फोर्सिवली ओवरथ्रू करता है गवर्नमेंट को, सोशल ऑर्डर को। किसके फेवर में? एक नए सिस्टम के फेवर में। ठीक है, विथ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसीज। उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे वो हमें नहीं पता, पर अभी तो हमें जो जो करंट गवर्नमेंट है उसको उखाड़ना है, क्योंकि इससे नया और इससे कुछ अच्छा हम लोग सोचते हैं हम लेके आ सकते हैं। अनलाइक अ रिवोल्ट विच इज़ एसेंशियली अ राइजिंग अगेंस्ट अथॉरिटी। अगर रिवोल्ट की बात करें तो ये हमेशा अथॉरिटी के अगेंस्ट में होता है। ठीक है, पर रेवोल्यूशन कई बार सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हो जाता है। ठीक है बात। ये रेवोल्यूशन मेक्स अ वे फॉर ड्रास्टिक चेंजेस इन द सिस्टम। और जो रेवोल्यूशन है वो सिस्टम में ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ सकता है। अमेरिका में भी हुआ बेटा, फ्रांस में भी हुआ है। अच्छा देखो, हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन? ने तो किसी गवर्नमेंट को उखाड़ के नहीं फेंका, पर वो फूड प्रोडक्शन में ड्रास्टिक चेंजेस लेके आया इंडिया में। वाइट रेवोल्यूशन ने कौन सी मोनार्की हटाई, कौन सी गवर्नमेंट हटाई? बस ये किया ना कि मिल्क प्रोडक्शन में हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। तो बात अब समझ में आई गई होगी कि रेवोल्यूशन क्या है। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज लाने की कैपेबिलिटी रेवोल्यूशन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो जो रेवोल्यूशन होता है बेटा, वो ऐसे नहीं हर कभी उठ के किसी भी ना किसी रीज़न के हो जाता है। इसका एक लॉन्ग एवोल्यूशन होता है। समझ में आई बात? जो रेवोल्यूशन होता है वो कभी भी अचानक से उठ के नहीं होने लगता बेटा, उसका एक लॉन्ग एवोल्यूशन होता है। आइडियाज़ होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जब डिस्कवरी हो गई तो जो न्यू वर्ल्ड था एंचेंटेड द एडवेंचरस विथ क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी करने वाले थे क्रिस्टोफर कोलंबस। कब पहुंच गए थे ये? 1492 में पहुंच गए थे। और इसी के बाद क्यूरोसिटी, एक्साइटमेंट होने लगा, अरे वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, हमें भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। 17 और 18 सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस टर्मोइल चल रहे थे। ठीक है, अस्थिरता थी, सब इधर उथल पुथल हो रहा था, भले वो धर्म को देख लो या पॉलिटिक्स को देख लो। अ ब्रांच ऑफ प्यूरिटेनिकल ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टेंट Puritanical group of Protestant from England want to escape from religious persecution of James I। जेम्स वन के टाइम पे जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहे थे उससे जो प्रोटेस्टेंट थे वो भाग जाना चाहते थे, एस्केप कर जाना चाहते थे। फिर से सुनो, 17 और 18 सेंचुरी में जो इंग्लैंड था उसमें बहुत सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल टर्मोइल थे। एक ब्रांच थी, एक बैच था, ब्रांच नहीं थी बैच था, लोगों का ग्रुप था। जो प्यूनिटिकल ग्रुप था जो किसका था? वो प्रोटेस्टेंट का था। देखो क्रिश्चियनिटी की दो ब्रांचेस बेसिकली हैं, एक है कैथोलिक और दूसरी है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो ब्लाइंड फेथ करते हैं चर्च पे, है ना, और प्रोटेस्टेंट जो जिनका मेजर फोकस होता है साइंस, वो बाइबल को मानते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी पे उनका ज़्यादा बिलीव है। तो ये जो ऐसे लोग थे, वो जो ये रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था जेम्स वन के टाइम में, उसे भाग जाना चाहते थे। सेट देयर आइज टू न्यू वर्ल्ड, और उनकी आंखें थी कि भाई कहीं नई दुनिया मिल जाए हमें जहाँ पर हम जाके रहने लग जाए। इन तो स्टूडेंट्स जो लोग वहाँ से नई दुनिया की तलाश में निकले उन्हें कहा गया पिलग्रिम फादर्स। तो हु इज़ नोन एज पिलग्रिम फादर्स? द पीपल हु डोंट वांट देयर रिलीजियस परसिक्यूशन, who were very much afraid of religious
turmoil which was there in England, they want to go to the new places for the purpose of मेकिंग देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल आर नोन एज पिलग्रिम फादर्स। ठीक हुई बात। वो लोग जो जेम्स वन के रीन में हो रहे रिलीजियस परसिक्यूशन से परेशान थे, जो अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना चाहते थे, वो उस जगह से निकले, उन्हें कहा गया पिलग्रिम फादर्स। ये नए स्ट्रेंज न्यू लैंड से पहुंचे, इन्होंने अटलांटिक को क्रॉस किया और नई कॉलोनीज में जाकर रहने लग गए फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग ग्रेटर फ्रीडम। कि भाई हमें फ्रीडम मिले, हम जैसे चाहें वैसे रहें, हमें कोई रिलीजियस गुरु मतलब जो रिलीजियस प्रीस्ट होंगे वो हमें गाइड ना करें व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। 18th सेंचुरी में 13 इंग्लिश कॉलोनीज बन चुकी थी नॉर्थ अमेरिका में अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। अब देखो कहाँ पर, ये है अटलांटिक, ये यहाँ पर है बेटा पैसिफिक ओशन, यहाँ पर अटलांटिक ओशन, और ये रही हमारी 13 कॉलोनीज। ठीक है बात, ये 13 कॉलोनीज हैं, ये अटलांटिक की कोस्ट पे है। और बोला जाए तो कहाँ पर है, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे। ये अमेरिका का वेस्ट है, ये अमेरिका का ईस्ट है, तो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे 13 कॉलोनीज थी, जो किसकी थी, ब्रिटिश की। बाय द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के मिडिल में जो 13 कॉलोनीज बन चुकी थी, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका पे अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। अब आप लोगों ने देख भी लिया है ना। चलो अब आगे चलते हैं। धीरे से कॉलोनीज को ये लगने लगा कि ये जो इंग्लिश गवर्नमेंट है, बट सून द कॉलोनीज फेल आउट विद द इंग्लिश गवर्नमेंट एंड रिसेंटेड द लॉज। उनको जो लॉज बन रहे थे, जो इंग्लिश गवर्नमेंट लॉज बना रही थी, उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, विच द इंग्लिश गवर्नमेंट इम्पोज ऑन दैम। इंग्लिश गवर्नमेंट लॉज बनाती और उनके ऊपर इम्पोज कर देती, पर कुछ कॉलोनीज में जो लोग थे उनको ये लॉज पसंद नहीं आ रहे थे। ठीक है बात। चलो अब स्टैम्प एक्ट की बात करेंगे। जो रूट कॉज था रिसेंटमेंट का, परेशानी का, वो था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रहा था कॉलोनीज़ के लिए, वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। इंग्लिश की जो पार्लियामेंट थी वो कॉलोनीज़ को बिल्कुल मना कर देती थी कि आपको नॉन ब्रिटिश शिप को यूज़ करना ही नहीं है, ट्रेड करना है तो ब्रिटिश शिप से करो, अदरवाइज मत करो। ये जो रिस्ट्रिक्शन था, ये कई बार प्रोडक्ट पे भी था कि अगर आपको टबैको, कॉटन या शुगर यूज़ करना है तो आपको सिर्फ इंग्लैंड से ही एक्सपोर्ट करनी है और कहीं से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हैवी ड्यूटी लगा दी जाती थी उन गुड्स के ऊपर जो हम कहाँ से मंगवाते थे। अगर जैसे सपोज करो मैंने क्या बोला आपसे कि भाई आपको टबैको चाहिए हो, कॉटन चाहिए हो, शुगर चाहिए हो, तो मुझसे ही लो, पर अगर आप मुझसे नहीं लोगे तो मैं जहाँ से भी आपने मंगवाई है, जिस भी कंट्री से, उस पर बहुत हैवी टैक्स लगा दूंगा। इससे क्या होगा, आप वो गुड परचेस ही नहीं कर पाओगे, महंगा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी इंग्लैंड की, इम्पीडेड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन कॉलोनीज। अच्छा एक बात और थी, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये था कि आप है ना, सपोज करो आपको ऐसा लगता है कि चलो अब मैं कॉटन बनाने की फैक्ट्री लगा लेता हूँ, कॉटन मतलब कॉटन क्लॉथ बनाने लग जाता हूँ, कॉटन ग्रो करने लग जाता हूँ, टबैको बनाने लग जाता हूँ, तो ये भी अलाउड नहीं था। आपको कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बनानी थी जो ब्रिटिशर्स की आय सामान को क्या दे, कॉम्पिटिशन दे, तो बहुत प्रॉब्लम थी। 1765 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने स्टम्प टैक्स पास कर दिया, जिससे क्या होगा, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे अमेरिकन कॉलोनीज में, अगर वो वैलिड तभी माने जाएंगे जब उसके ऊपर स्टम्प लगेगा। तो एक और अलग टैक्स लगा दिया। ठीक है, विच इम्पोज टैक्सेस ऑन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द अमेरिकन कॉलोनीज। द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस वॉज यूज टू फिल द कॉफर्स ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट। और ये जितने भी टैक्स अमेरिका से लिए जाते हैं उसका यूज़ कौन करती, इंग्लिश गवर्नमेंट। कभी भी वो कॉलोनीज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करती, तो इस वजह से रिवोल्ट हो गया। बहुत सारे टाउन्स में जो टैक्स कलेक्टर आते, टैक्स कलेक्ट करने आते, लोग उनको मार मार के भगा देते, कई बार मार ही देते। अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज इंस्पायर्ड थे किसके आइडियाज से, इंग्लिश फिलोसफर्स के आइडियाज थे। जॉन लॉक, हैरिंगटन, मिल्टन, इन्होंने पॉपुलराइज किया बिलीव कि जो मैन है उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि वो उनके उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे, तोड़े। अमेरिकन थिंकर स्पेशली कौन, थॉमस जेफरसन, जो इंस्पायर्ड थे किसके आइडिया से, फ्रेंच फिलोसफर्स के आइडिया से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने तो एडवोकेट किया एंड राइटिंग एट दैट टाइम लिखा भी, जेफरसन ने प्रोक्लेम किया कि जो कॉलोनिस्ट हैं
उनके पास राइट है टू रिबेलियन, एनकरेज देयर इंक्रीजिंग डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, और आपकी जो आज़ाद होने की जो डिज़ायर थी, इच्छा थी, उसको और ज़्यादा इनकरेज किया, साहस दिया। किसने? जेफरसन ने। ठीक है, और जेफरसन खुद किससे इंस्पायर थे? फ्रेंच फिलोसफर से। उन्होंने बोला लड़ना अपना राइट है, लड़ना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़ने में। उसके बाद हुआ बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। At first, the representative of colonies declared that English Parliament had no right to levy taxes on them. पहले तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉलोनीज के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भाई कि ये कौन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये हमारे लिए कुछ करती ही नहीं, तो ये फिर हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगाती है, इसको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने स्लोगन दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते तब तक आप हम पे टैक्स भी नहीं लगा सकते। टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टेंशन माउंटेड व्हेन पार्लियामेंट इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन कंज्यूमर गुड। ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, पार्लियामेंट ने क्या लगा दिया? कंज्यूमर टैक्स लगा दिया कॉलोनीज के ऊपर। पेपर के ऊपर, ग्लास के ऊपर, टी के ऊपर, प्रिंट के ऊपर, सबके ऊपर टैक्स लगाने लगे। फिर टैक्स लगा दिया चाय पर भी। ये तो बहुत ही डिसिसिव इवेंट था। 1773 में बहुत सारी जो कॉलोनीज थी उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें चाहिए ही नहीं चाय, आप ले जाओ, वापस ले जाओ। तो इंग्लिश शिप से उन्होंने अनलोड ही नहीं की चाय। बोस्टन में जब गवर्नर ने ऑर्डर किया कि शिप को अनलोड किया जाओ, तो एक ग्रुप था लोगों का, लेड बाय सेम्यूल एडम्स। उसको लीड कौन कर रहे थे? सेम्यूल एडम। ड्रेस्ड एज अमेरिकन इंडियंस, उन्होंने किसकी तरह कपड़े पहन लिए? अमेरिकन इंडियंस की तरह कपड़े पहन लिए, शिप में चढ़ गए। और जितने भी चाय की क्रेट्स थे, मतलब जो टी आई थी, चाय आई थी, जो चाय हम पीते हैं वही टी है ना, उसको पानी में फेंकना चालू कर दिया। तो मतलब इन्होंने डिस्गाइज क्या, किसको? मतलब ब्रिटेन से जो शिप आए थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको डिस्गाइज किया, पागल बनाया, अमेरिकन इंडियंस की तरह कपड़े पहने सैमुअल एडम्स ने, और पूरे जो चाय के जो क्रेट्स थे, बड़े बड़े मतलब जो बॉक्सेस थे, उनको पानी में फेंक दिया। इसी इंसिडेंट को हम बोलते हैं बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ अपराइजिंग ऑफ द कॉलोनी। बॉस्टन टी पार्टी ने किसकी तरह काम किया? फ्यूल की तरह काम किया, और ये जो अपराइजिंग थी इसको और फैला दिया। ये है बॉस्टन टी पार्टी का इंसिडेंट। जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉलोनीज के, वो फिलाडेल्फिया में मिले 1774 में, और उन्होंने अपील की ब्रिटिश रूलर किंग जॉर्ज III से कि विड्रॉ कर लो, ये जो रिप्रेसिव एक्ट आप हमारे ऊपर लगा रहे हो उसको विड्रॉ कर दो। किंग बहुत गुस्सा हुआ। किंग ने बोला वाह वाह वाह, ऐसे कैसे चलेगा? डिफिएंट एटीट्यूड ऑफ द कॉलोनीज डिक्लेयर्ड वॉर, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया कॉलोनीज के ऊपर। किंग जॉर्ज III ने कहा आपको तो हमारी बात माननी पड़ेगी। ब्रिटिश ट्रूप्स को भी भेज दिया कि सप्रेस कर दो पूरे रिवेलियन को। कहाँ पर? मैसूशुसेट्स में, मैसूचुसेट्स में जो रिबेलियन हो रहा है उसको पूरी तरह सप्रेस कर दो, दबा दो, ख़त्म कर दो, ऐसा ऑर्डर दिया किंग जॉर्ज III ने। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को जो रिप्रेजेंटेटिव से 13 कॉलोनीज के, वो मिले और उन्होंने क्या लिखा? अडॉप्ट कर लिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था वो बहुत जोर देता था इस बात पे कि जितने भी मैन हैं वो कैसे हैं बेटा? इक्वल हैं, और भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, और जो भी क्रिएटर है, गॉड है, भगवान है, उसने कुछ सर्टेन इनअलाइनेबल राइट्स दिए हैं। वो राइट्स जो हमारे लाइफ से कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है। ये किस में? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में उन लोगों ने लिखा दैट दीज यूनाइटेड कॉलोनीज आर ब्रॉट आउट टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये जितने भी कॉलोनीज हैं ये फ्री हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगे। दिस वॉज फॉलोड बाय अ वॉर, और इसके बाद वॉर हुआ जिसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट की डिफीट हुई। दिस वॉज फॉलोड बाय अ वॉर, एक युद्ध हुआ इन विच ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डिफीटेड कंक्लूसिवली। लास्ट में किसकी ही हार हुई? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज एन एबल जनरल हु लेड द कॉलोनीज टू विक्ट्री। जॉर्ज वॉशिंगटन का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, बहुत ही एबल जनरल थे, कुशल मतलब लड़ाके थे, उन्होंने कॉलोनीज को विक्ट्री दिलाई। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसको साइन किया इंग्लिश गवर्नमेंट ने और रिकॉग्नाइज किया कि भाई अब ये जो 13 कॉलोनीज़ हैं इनको हम इंडिपेंडेंस देते हैं, और ये इंडिपेंडेंट कॉलोनीज़ हैं। कब हुई इंडिपेंडेंट? 1783 में। किससे? ट्रीटी ऑफ पेरिस।
फिर भी आप लोग जब नेट पे सर्च करेंगे तो 1776 दिखाएगा। इट्स एन इम्पॉर्टेंट ईयर, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इस दिन इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, 4 जुलाई 1776। अब स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लैग को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो फ्लैग है कहाँ गया, ये रहा। इस फ्लैग में जब ये लाइंस को आप काउंट करोगे, स्ट्राइप्स को, तो ये होती हैं 13, और ये जो स्टार्स हैं ये हैं 50। तो ये 13 कॉलोनीज को दिखाते हैं जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, और ये जो 50 स्टार्स हैं ये दिखाते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो, the stripes are emblematic of the original 13 states, and the stars, which are 15 number, represent the state that constitute द यूनियन इन द प्रेजेंट डे। आज यूएसए में कितने स्टेट्स है? 50, और ये जो 13 स्ट्राइप्स है ये 13 जो कॉलोनीज थी उनको दिखाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है अमेरिकन रेवोल्यूशन की? जो वर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, एस्पाउजिंग द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैन। देखो, ऑल मैन आर इक्वल, ये जो कुछ राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट है, हमारे पास होने ही चाहिए क्योंकि ये गॉड ने हमको दिए हैं और ये इनअलाइनेबल हैं। ये वर्ड्स थे किसके? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के। इन्होंने अमेरिका में इलेक्ट्रीफाइड कर दिया एक ऐसे एटमॉस्फेयर को कि नहीं, हमें हमारे राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। अमेरिका में भी किया और आउटसाइड में भी किया। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था उसने लोगों को, रेवोल्यूशनरी को इंस्पायर किया यूरोप में 19th सेंचुरी में कि भाई आप भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इट एनकरेज्ड स्पेनिश एंड पोर्तुगीज कॉलोनी। जो स्पेनिश और पोर्तुगीज कॉलोनी थी सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, बहुत सारी स्पेनिश कॉलोनीज थी साउथ अमेरिका में, पोर्तुगीज कॉलोनी थी, उनको भी इंस्पायर किया कि तुम रिबेल करो और इंडिपेंडेंस ले लो। ठीक है बात। देखो, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से सिर्फ अमेरिका का ही भला नहीं हुआ। अमेरिका के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को देख के स्पेनिश कॉलोनीज ने लड़ाई करना चालू कर दी, पोर्तुगीज कॉलोनी ने लड़ाई करना चालू कर दी। कहाँ की? साउथ अमेरिका की। और ये हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। The central achievement was the establishment of republican form of government at the time when states in the parts of the world are governed by monarchy। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, ये तो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर में भी मुझे ऐसा लगता है पूछना चाहिए कि व्हाट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि ये वो टाइम था जब पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में मोनार्कीज थी। उस टाइम में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट का बनना, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आना, वो गवर्नमेंट जो कंसेप्ट से बनाई जाए, वो गवर्नमेंट जो वोट डाल के बनाई जाए, ऐसी गवर्नमेंट का बनना इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ही मिरेकल था। क्या बात समझ में आ रही है? हर जगह राजाओं का शासन है, राजा 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 राजा, और एक ऐसी जगह बनती है जहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता, मतलब आपकी जो हाईएस्ट पोस्ट होगी उसके लिए इलेक्शंस होंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। जो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट रिटन रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पहला लिखा, सबसे बड़ा, मतलब पहला लिखा रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा हटा दो, सबसे बड़ा तो हमारा इंडियंस का है। ठीक है बात। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट रिटन और रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज तक की हिस्ट्री इतिहास में बना, जो आज भी ऑपरेशन में है। अदर ग्रेट मैन ऑफ दिस पीरियड विच आर कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन। और देखो, हमने तो किसको पढ़ा अभी? जॉर्ज वॉशिंगटन को पढ़ा। पर जॉर्ज वॉशिंगटन अकेले नहीं थे ना बेटा, बहुत और भी थे। तो कौन कौन और थे? थॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पैट्रिक हेनरी, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम, जेम्स मेडिसन। इतने सारे लोग और थे जिन्हें भी हम हीरोज कह सकते हैं, ग्रेट मैन ऑफ द पीरियड, जिन्हें फाउंडर कहा जाता है इस रिपब्लिक का, यूएसए बनने का। थॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पैट्रिक हेनरी, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, जेम्स मेडिसन। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन एनिमाउसली, बिना विरोध के, निर्विरोध इलेक्टेड हुए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1789 में कौन बन गया प्रेसिडेंट? जॉर्ज वॉशिंगटन। अनएनिमाउसली मतलब निर्विरोध, किसी ने कोई उनका अपोजिश नहीं किया। जो अमेरिका की कैपिटल सिटी थी उसको इन्हीं के नाम से ऑनर किया गया। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी जो है ना, किसके नाम से रखा गया? जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम से रखा गया है। द 4th of July इज सेलिब्रेटेड एज द अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। ये 4th of July कौन सा वाला है? जब हमने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट कर लिया था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ पर? 1776 में। उसी 4 जुलाई को ये लोग अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। चलो,
इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की बात करें, 1765 में लगा स्टम्प एक्ट जिसने शुरुआत कर दी रिवॉल्यूशन की। 1770 में हुआ बोस्टन टी पार्टी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बैटल ऑफ बंकर्स हिल। फिर 1774 में पहली कांग्रेस कॉलोनीज मिली, फर्स्ट कांग्रेस ऑफ कॉलोनीज। पहली कांग्रेस कॉलोनीज की कहाँ पर मिले थे बेटा ये लोग? फिलाडेल्फिया में मिले थे। 1776 में कर दिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 81 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कम टू एंड। 83 में हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस और 87 में फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूएसए। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम डिक्लेयर पढ़ेंगे मतलब पार्ट 2 में। ठीक है बात।